यस। हेलो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले इसमें आपको ये पता हो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता क्या है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपने लोअर क्लासेस में 10th में पढ़ा था। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंटेनिंग टू वेरिएबल्स। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स के अंदर। ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे 3D का टॉपिक पढ़ेंगे। अगर हमारे पास सिस्टम दिया हुआ है तो फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास है एक्स वाई और जेड में, तीन वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशन है वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है वो लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, जनरल केस। तो यहाँ पर आपने 10th में इस सिस्टम को सोल्व करने के डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं। यूनिक सॉल्यूशन किस केस में मिलेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस किस केस में होंगे, और नो सॉल्यूशन किस केस में अपीयर होगा। ये सारा सब कुछ आपने पढ़ा है, 10th में पढ़ा है। अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ पर। 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स के अंदर आपको 3 इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें इन इक्वेशंस को सोल्व करके एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक्स वाई और जेड की ऐसी वैल्यू जो एक साथ इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, वो कहलाएगी इस सिस्टम का सॉल्यूशन। ठीक है, तो सिस्टम का सॉल्यूशन हमें निकालना है। सबसे पहला स्टेप, हम मैट्रिक्स इसमें एंट्री कराएंगे, एल्जेब्रा यूज़ नहीं करेंगे। वी विल सोल्व द सिस्टम बाय यूजिंग मैट्रिसेस। इसमें सबसे पहला केस हमारे पास है, गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज। मैट्रिक्स नोटेशन में यूज कर रहा हूँ। दिया हुआ जो सिस्टम है इट कैन बी रिटन एज। कैसे लिखा जा सकता है इसको, कैपिटल A इंटू एक्स इक्वल टू बी, वेयर जो A हमारे पास है मैट्रिक्स A, वो आपके पास होगा एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। मैट्रिक्स X होगा, कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई और जेड, और जो बी मैट्रिक्स हमारे पास है D1 D2 और D3। ये नोटेशन फिक्स है, मैं अपनी मर्जी से इनको चेंज नहीं कर सकता। अगर इस मैट्रिक्स ए को आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे और जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा उसको मैट्रिक्स बी के इक्वल रखेंगे तो वापस मेरे पास यही तीनों इक्वेशंस आ जाएंगी। ए इंटू एक्स निकाल रहा हूँ मैं, मान लो वापस अगर इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहें, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। एक्स को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई जेड दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू बी लेना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो बाई कॉलम मल्टीप्लीकेशन है। A1x पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ B1y, तीसरा तीसरे के साथ C1z। फिर A2x सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस B2y प्लस C2z। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A3x प्लस B3y प्लस C3z। और इसको अगर मैं मैट्रिक्स बी के इक्वल पुट करता हूँ, मैट्रिक्स बी मैंने लिया है D1 D2 और D3। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे तो A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू D1, A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू D2, A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू D3, और वापस हमारे पास यही तीनों इक्वेशन आ जाएंगे। यानी कि इस सिस्टम को मैट्रिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने का ये जो मेथड है वो यूनिक है। आगे पीछे भी नहीं कर सकता, एक्स पहले ए बाद में, एक्स और ए का प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए आपके पास है वो एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स होगा। ध्यान रहे, एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं इन तीनों इक्वेशंस में वो फर्स्ट कॉलम में आने चाहिए, वाई के कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में और जेड के कोफिशिएंट थर्ड कॉलम में। वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इस मैट्रिक्स एक्स में वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर मुझे मैट्रिक्स एक्स मिल गया, इसका मतलब है जो तीन वेरिएबल एक्स वाई और जेड उनकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारा मकसद है यहाँ से ए एक्स इक्वल टू बी से मैट्रिक्स एक्स निकालना। अब बात आती है कि इस सिस्टम को सोल्व कैसे करें।
इसके अंदर सॉल्यूशंस का जो नेचर है वो डिपेंड करेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ऊपर। सबसे पहला केस है इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है देन सिस्टम will have a unique solution. System will have a unique solution given by, जो यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास है वो x इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। ये हमारे पास यूनिक वे होगा इस सॉल्यूशन निकालने का। कहाँ से आया? मैंने सिस्टम को लिखा था a इंटू एक्स इक्वल टू बी, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो है। डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो आते ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं इसको ए इनवर्स से, क्योंकि मेरा मकसद है यहाँ से ए हटाना ताकि एक्स निकल जाए, मैं ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स और ए का प्रोडक्ट यूनिट आ गया, यूनिट को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आ जाएगा, तो एक्स जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो ए इनवर्स इंटू बी के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ए एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट से बना हुआ जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो है तो सिस्टम का सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक। और यूनिक सॉल्यूशन हमें पता लग गया कब एग्जिस्ट करेगा, किसके इक्वल है? एक्स विल बी ए इनवर्स इंटू बी। अब आपको इनवर्स निकालना है, सबसे पहले ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए आप निकालोगे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपने निकाल लिया होगा, प्रैक्टिस कर चुके होगे, मैंने एडजॉइंट निकालने का मेथड आपको बता दिया था। एडजॉइंट ए को अगर मैं डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करता हूँ मेरे पास ए इनवर्स आ जाएगा, और उस ए इनवर्स को आप बी से मल्टीप्लाई करोगे, जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो आपके पास मैट्रिक्स एक्स होगा। इसका मतलब उसका जो पहला एलिमेंट है वो स्मॉल एक्स की वैल्यू, दूसरा एलिमेंट स्मॉल वाई की वैल्यू, तीसरा एलिमेंट स्मॉल जेड की वैल्यू, और इस तरीके से हमारे पास एक्स वाई और जेड की यूनिक वैल्यूज़ आ जाएंगी। यूनिक वैल्यूज फॉर विच these three equations will be true simultaneously, or unique value of x, y and z which will satisfy these three equations simultaneously will be the unique solution. कब मिलेगा? डिसाइडिंग फैक्टर है डिटर्मिनेंट ए। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिटर्मिनेंट ए हमारे पास ज़ीरो आएगा। केस 2, इफ़ डिटर्मिनेंट ए अगर ज़ीरो आ गया तो क्या होगा? पहला केस था केस 1, डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो। डिटर्मिनेंट ए अगर आपके पास ज़ीरो के इक्वल आ रहा है, मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हैं। देन जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो आपके पास होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो आते ही आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है। अगर ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू ए जीरो मैट्रिक्स, किसके इक्वल आ जाए? नॉन जीरो मैट्रिक्स। मतलब एडजॉइंट ए और बी का जो प्रोडक्ट है उसका कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो आ जाए, नॉन जीरो, तो उस केस में हमें सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नो सॉल्यूशन विल बी देयर, नो सॉल्यूशन। और अगर आपके पास ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, जीरो मैट्रिक्स, तो उस केस में हमें इस सिस्टम के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि डिटर्मिनेंट ए जीरो आते ही अब जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो एडजॉइंट ए इंटू बी कैसे बन गया वो हम देखेंगे। मेरे पास था गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, हमने सिस्टम को लिखा था एज ए इंटू एक्स जो है वो बी के इक्वल है। ए इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट ए जीरो है। मैंने दोनों साइड्स को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दिया। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इंटू एक्स, राइट हैंड साइड में आ गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। दोनों साइड्स को एडजॉइंट ऑफ ए से मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई होते ही हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर? एडजॉइंट ऑफ ए से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास क्या मिलेगा वो देखें आप। इसमें अगर आपके पास एडजॉइंट ए इंटू ए, क्या इसको मैं डिटर्मिनेंट ए इंटू आई कह सकता हूँ? एडजॉइंट ए इंटू बी को इंटू में एक्स से इक्वल टू आ गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी।
आई मैट्रिक्स है, एक्स भी मैट्रिक्स है, आई यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स और एक्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डिटर्मिनेंट ए इंटू एक्स आ गई, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ये कैसे आया, एडजॉइंट ए इंटू ए की जगह ये अगले स्टेप में डिटर्मिनेंट ए इंटू आई कैसे आया, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था हर स्क्वायर मैट्रिक्स चाहे वो सिंगुलर हो या नॉन सिंगुलर हो, इस रिजल्ट को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स। इस रिलेशन की हेल्प से एडजॉइंट ए इंटू ए की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, डिटर्मिनेंट ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं आपको इसमें डिस्कस कर रहा हूँ कि जो डिसाइडर है सॉल्यूशंस का, जो नेचर है सॉल्यूशंस का, जो डिसाइडर है कि सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, वो ये एडजॉइंट ए इंटू बी कैसे बना। अब आप मेरे को ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड जीरो है या नहीं। ये केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ जब डिटर्मिनेंट ए जीरो आ रहा है। डिटर्मिनेंट ए जीरो आ गया तो जीरो इंटू एक्स एज डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो, देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा जीरो है। एंड इफ एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन जीरो है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो हमेशा जीरो और एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, इसका मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड है नॉन जीरो मैट्रिक्स। नॉन जीरो मैट्रिक्स ट्रू नहीं होगा। इसका मतलब इस x की किसी भी वैल्यू के लिए दोनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं आ सकती। हमारा मकसद है x निकालना, क्योंकि x का तो रोल ही नहीं बचा इसके अंदर। ये लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो आ गई, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास डिटर्मिनेंट ए जीरो है, इसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड जीरो। और राइट हैंड साइड मैंने दो केस बनाए थे कि एडजॉइंट ए इंटू बी अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो, तो उस केस में मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मतलब x की कोई भी वैल्यू इन दोनों साइड्स को इक्वल नहीं बना सकती। x की कोई भी वैल्यू इन दोनों साइड्स को इक्वल नहीं बना सकती। क्लियर। अब लेफ्ट हैंड साइड जीरो ही है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है, व्हाट विल हैपन, लेफ्ट हैंड साइड जीरो थी इस डिटर्मिनेंट ए की वजह से। डिटर्मिनेंट ए की वजह से लेफ्ट हैंड साइड जीरो थी और राइट हैंड साइड एडजॉइंट ए इंटू बी निकाला, वो जीरो आ गया। निकालोगे कैसे, जो ए इनवर्स निकालते इसमें आप एडजॉइंट ए निकालते, वही एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए को इस मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर देना। अगर सारे के सारे एलिमेंट जीरो के इक्वल हैं तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। फॉर हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो दोनों साइड जीरो आ रही हैं, क्या उसमें एक्स का कोई रोल है कि एक्स किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए दोनों जीरो आएंगी? नहीं, कोई रोल नहीं एक्स का। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स। फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब x की यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू पुट कर लूँगा। x एक कॉलम मैट्रिक्स ले लूँगा मैं, x क्या ले लूँगा, कॉलम मैट्रिक्स। तो x की वैल्यू में कुछ भी लेके चलूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा कैसी रहेंगी, इक्वल। एंड हेंस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, एंड हेंस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये डिस्कशन याद ना रहे कोई बात नहीं है, आपको मेन पॉइंट ये याद रखना है कि डिटर्मिनेंट ए अगर हमारे पास नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो, तो उस केस में सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा। हाउ वी विल कैलकुलेट द सॉल्यूशंस, वी विल कैलकुलेट एक्स बाय मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स एंड बी। फर्स्ट कैलकुलेट ए इनवर्स एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए, इस मेथड से उसको बी से मल्टीप्लाई करो। ऑर्डर का विशेष ध्यान रखना, कभी बी को पहले लिख लो और ए इनवर्स को बाद में, क्या फ़र्क पड़ता है, प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर। अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो आ गया इसी स्टेप पर, ये लिखते ही आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना है। जीरो आते ही अगला डिसाइडर है एडजॉइंट ए इंटू बी, उसकी वैल्यू निकालो। अगर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो आता है, नॉन जीरो एक भी एलिमेंट,
इस प्रोडक्ट का एक भी एलिमेंट नॉन जीरो आने का मतलब है ये मैट्रिक्स नॉन जीरो है। इसका मतलब इन हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और अगर इस प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट जीरो आ गए तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस कैसे होंगे वो चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता है कई बार डिस्कस द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम? सिस्टम जो है उसकी सिस्टम की कंसिस्टेंसी का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा? कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम। हम किस केस में कहेंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, किस केस में कहेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है? इफ गिवन सिस्टम हैव सॉल्यूशंस। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, सिस्टम का मतलब है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव सॉल्यूशंस आइदर यूनिक और इनफाइनाइटली मैनी, चाहे एक सिस्टम हो या अनेक, जो सिस्टम हमारे पास उसका सॉल्यूशन एक हो या अनेक हो, सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम। एंड इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव no solution, then given system is inconsistent। अगर सिस्टम के सॉल्यूशन हैं तो सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा, चाहे एक हो या अनेक हो। और अगर सिस्टम के सॉल्यूशन से एग्जिस्ट नहीं कर रहे, कब नहीं मिलेंगे वो मैंने आपको केस बता दिया कि कब तो सॉल्यूशंस होंगे, कब एक होगा, कब अनेक होंगे और कब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर हमारे पास इफ सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन, देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड consistent and independent। If have unique solution, if system have infinitely many solutions, then system is called consistent and dependent। एक तरफ है कंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट। इसका मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब है एक्स वाई और जेड की वैल्यूज जो हैं वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगी। कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट का मतलब है एक्स वाई और जेड की जो वैल्यूज आएंगी वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करेंगी, इसलिए डिपेंडेंट कह रहे हैं। एंड इफ सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन, देन it is called inconsistent system। तो कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट और कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट। क्लियर? हम एक आध क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे तो आप अच्छी तरह से डिसाइड कर पाओगे यहाँ पर कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, मैंने पहले आपको बताया था कि भाई ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, बेसिक्स आपने डिस्कस कर लिए, उसके बाद एक टाइप की क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, आप सारे क्वेश्चन निकाल लोगे अपने आप, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसमें आता है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये टॉपिक जो है वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इफ इन द above system
कौन सा अबव सिस्टम? दैट इज a1x प्लस d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू 0। जो सिस्टम मैं लेके चला था शुरुआत में, उस सिस्टम के अंदर अगर a1 a2 ये d1 d2 और d3 तीनों के तीन 0 आ जाएं, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। ये जो सिस्टम हमारे पास है, इट इज़ कॉल्ड होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसका मतलब राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट थे ना, वो d1 d2 और d3, वो सारे के सारे क्या आ जाएं? 0। एक बात का ध्यान रखना, कभी ये नहीं कि भी राइट हैंड साइड में कांस्टेंट 0 तो कोई कांस्टेंट अगर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो होमोजेनियस सिस्टम है। नो, कांस्टेंट टर्म होनी ही नहीं चाहिए। केवल और केवल जो टर्म है वो x, y और z वाली हो बस। दो वेरिएबल्स के अंदर होमोजेनियस सिस्टम होगा a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। ये दो वेरिएबल्स का होमोजेनियस सिस्टम है। ये नहीं कि कांस्टेंट चलो राइट में नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट ले लिया प्लस c1। इन दैट केस दिस सिस्टम इज नॉट होमोजेनियस। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब होमोजेनियस सिस्टम दिया हुआ है तो इस केस में सारा सब कुछ वही है। गिवन सिस्टम अगेन कैन बी रिटन एज, गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज वही a इंटू एक्स इक्वल टू बी, बस एक चेंज आएगा। वेयर जो मैट्रिक्स A हमारे पास वो आ जाएगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3। जो मैट्रिक्स X हमारे पास है, इट विल बी अगेन x y z, एंड जो B मैट्रिक्स है वो d1 d2 d3 की बजाय 0 0 0 आ जाएगा। मतलब सारा वही है जो पीछे हमने डिस्कस किया है। नॉन होमोजेनियस सिस्टम के केस में जो डिस्कस किया वही सेम। इफ डिटर्मिनेंट A नॉन जीरो, then this system will have unique solution given by x equal to y equal to z equal to 0। मतलब यहाँ अगर सिस्टम होमोजेनियस दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट A नॉन जीरो आ जाता है, तो उस केस में जो सॉल्यूशन हमारे पास हो कैसा होगा? यूनिक होगा। आप इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहेंगे। नाम इसका होमोजेनियस सिस्टम विल हैव ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी कि x, y और z की तीनों की वैल्यू एक साथ अगर 0 आ रही है तो उस केस में वो सिस्टम क्या कहलाएगा? होमोजेनियस। हमारे पास इसके अंदर सिस्टम दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट A नॉन जीरो है तो सिस्टम के ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? x, y और z तीनों की वैल्यू एक साथ क्या आएगी? 0 आएगी। मतलब यहाँ से निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। होमोजेनियस सिस्टम 0, डिटर्मिनेंट A नॉन जीरो, सीधा लिख दो सिस्टम इज होमोजेनियस विद डिटर्मिनेंट A नॉन जीरो, देन सॉल्यूशन विल बी x, y, z इक्वल टू 0। अब आया कहाँ से सॉल्यूशन? ये वही पॉइंट है। x हमारे पास क्या होता है? A इनवर्स इंटू बी के इक्वल है, मल्टीप्लाई कर दिया A इनवर्स से, यहाँ x इक्वल टू A इनवर्स b हो जाएगा। बट इन दिस केस जो मैट्रिक्स B मेरे पास वो कैसा मैट्रिक्स है? 0 मैट्रिक्स है। होमोजेनियस सिस्टम के केस में मैट्रिक्स B कैसा मैट्रिक्स है? 0। तो आपके पास आ जाएगा A इनवर्स इंटू में 0। अब A इनवर्स और 0, एक मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स है, सारे के सारे एलिमेंट 0 हैं, उसको A इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0। यानी कि जो मैट्रिक्स X था, मैट्रिक्स X हमारे पास है x, y और z, दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स को मैंने क्या लिख लिया? सारे एलिमेंट 0। इसका मतलब x भी 0, y भी 0 और z भी 0। होमोजेनियस सिस्टम के अंदर अगर डिटर्मिनेंट A हमारे पास नॉन जीरो आ रहा है तो उस केस में सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो हमारे पास क्या होगा? x, y एंड z साइमल्टेनियसली 0। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट A नॉन जीरो है तो क्या होगा? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0,
उसके बाद डिसाइडिंग फैक्टर था एडजॉइंट ए इंटू बी। अब आप मेरे को ये बता दो, एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू कभी नॉन जीरो आ सकती है क्या? एडजॉइंट ए इंटू बी जो है वो नॉन जीरो आ सकता है नहीं आ सकता, ये बताएं। एज इक्वल टू जीरो, एज बी जो है वो हमारे पास कैसा मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स है। इस केस में जो बी मैट्रिक्स है, होमोजेनियस सिस्टम के केस में मैट्रिक्स बी जीरो मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ए इंटू बी हमेशा क्या आएगा? जीरो। देयरफॉर in this case this system will have infinitely many solutions, infinitely many solutions। ठीक है, ये डिपेंडेंट होंगे। कैसे हैं? डिपेंडेंट। तो होमोजेनियस सिस्टम के केस में आपको ट्रिवियल दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को मैं क्या कहूँगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल आपस में कंफ्यूजन नहीं हो। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है सारे के सारे जो वेरिएबल्स उनकी वैल्यू जीरो, और नॉन ट्रिवियल का मतलब है कम से कम एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास नॉन जीरो जरूर मिलेगी। अब इसमें आपके पास क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे? आपसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच 2x प्लस लैम्डा वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, x माइनस 2y प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू जीरो, लैम्डा x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू जीरो, वेयर x y एंड z आर नॉट, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आर नॉट साइमल्टेनियसली जीरो। साइमल्टेनियसली जीरो मतलब क्या हुआ? कुछ हिंट छुपा हुआ है क्वेश्चन में। भाई लैम्डा की वैल्यू इस प्रकार निकालो ताकि इस सिस्टम के अंदर जो एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमारे पास है वो तीनों एक साथ जीरो ना हो। इसका मतलब क्या है? दैट इज दिस सिस्टम हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के, बता देता हूँ आपको। जो असाइनमेंट आपको दिया जाएगा कंपटीशन वाला, इसमें इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होंगे। होमोजेनियस सिस्टम है, मेन पॉइंट इसमें यही है। होमोजेनियस सिस्टम है, आपसे कह रहा है लैम्डा की वैल्यू निकालो, और इसमें ये कह रहा है कि एक्स वाई और जेड साइमल्टेनियसली जीरो नहीं है सारे। तो इनडायरेक्ट वे में आपको कह दिया कि भी सिस्टम हमारे पास जो है वो होमोजीनियस है और एक्स वाई और जेड में से कम एक नॉन जीरो है। इसका मतलब जो सॉल्यूशंस हमारे पास हों कैसे हैं? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। और अब मुझे पता है मैं लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालूं कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मुझे होमोजीनियस सिस्टम के कब मिलते हैं? जब डिटर्मिनेंट ए क्या है? जीरो। दैट इज डिटर्मिनेंट ए। अब मैट्रिक्स ये बताओ क्या होगा यहाँ से? एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स 2 लैम्डा 1 1 माइनस 2 लैम्डा लैम्डा माइनस 1 एंड 4 दिस इक्वल टू जीरो। एक्सपेंड कर देना इसको, जैसा आपने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया है लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, बात खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट है। एक्सपेंड कर रहा हूँ इसको, एक्सपेंडिंग बाई R1, एक्सपेंडिंग बाई R1। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो 2 इंटू में माइनस का 8 माइनस 2 इंटू 4 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा इंटू 1 को 4 से 4 और माइनस का लैम्डा स्क्वायर, और लास्ट में प्लस 1 इंटू माइनस 1 प्लस का 2 लैम्डा इक्वल टू जीरो। 2 माइनस 8 माइनस 16 प्लस का 2 लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा प्लस में साथ में क्या जाएगा? लैम्डा क्यूब
माइनस लैम्डा इंटू में आया था, 1 को 4 से 4 माइनस लैम्डा स्क्वेयर, और उसके बाद आ जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 2 लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा क्यूब है 2 + 2 -4 कैंसिल, -16 -1 कितना आया -70 इक्वल टू क्या होगा 0। इसका मतलब यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू हमारे पास हो 17⁻⁴ मैंने जर्नल क्वेश्चन लिया था वैसे ही सिंपली अपनी मर्जी से भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो होमोजेनियस जो सिस्टम है उसके सॉल्यूशंस दो टाइप के, ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल। नो सॉल्यूशन का केस होमोजेनियस सिस्टम में अपीयर हो सकता है। नो सॉल्यूशन हमें कब मिलता है, एडजॉइंट ए इंटू बी कैसा हो, नॉन जीरो। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि होमोजेनियस सिस्टम के अंदर एडजॉइंट ए इंटू बी की जो वैल्यू हो कभी नॉन जीरो आ सकती है, बताओ। एडजॉइंट ए इंटू बी इन केस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम, इन केस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम एडजॉइंट ए इंटू बी ऑलवेज इक्वल टू 0। इसका मतलब होमोजेनियस सिस्टम में नो सॉल्यूशन का केस अपीयर नहीं होगा। इस मेथड से सॉल्यूशन निकालने का जो प्रोसेस है ये कहलाएगा मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड जो मैंने डिस्कस कर दिया। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, solve the system of equation by using simply matrices, solve the system of equation by matrix method। किसी भी तरीके से आ सकता है। आपको जो मेथड मैंने डिस्कस कर दिया वो मेथड अप्लाई करना है। अब आपके पास दूसरा मेथड है क्रैमर्स रूल, जिसमें डिटर्मिनेंट यूज़ होंगे, मैट्रिक्स यूज़ नहीं होगा। वो हमारे सब्जेक्टिव सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो आपके पास जो कंपटीशन वाइज है उसमें आ रहा है, वो मैं डिस्कस करूँगा अगले वीडियो के अंदर। इसको देखें और अपनी जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करें। सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस हर हालत में हर बच्चा करे, ज़रूर करे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।